Good afternoon to all. Good afternoon. कैसे हो तन्मय? बढ़िया। आज हम CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पेपर नंबर 7 ग्रुप 2 इसके बेसिक कंसेप्ट की दूसरी क्लास कवर करने जा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। आवाज चेक कर लीजिएगा। प्रियांशु, भूषण, तन्नू। तन्नू तो गुड इवनिंग। तन्नू कल तो मुझे नहीं दिखी थी शायद, जैसा मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो आज ले रहे हैं आप क्लास? कल नहीं थे। उम्मीद करता हूँ आपने कल वाली क्लास ले ली होगी। नमस्ते नमस्ते। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, इसकी हम आज दूसरी क्लास करेंगे, क्लास नंबर 2। और जिन्होंने भी पहली क्लास, अच्छा आप कल थे तो हम लोगों की बातचीत नहीं हुई होगी। जिन्होंने भी पहली क्लास अगर कल नहीं, आज दे रहे हैं क्लास और कल उन्होंने नहीं देखा है, उनको जरूर एक बारी देख लेना चाहिए वो वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा तो कनेक्टेड है ही, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। और अगर आप फ्रेश ही देख रहे हो ये क्लास तो चलो, तो भी काम चला लेंगे हम आपसे। वंशिका, वंशिका भी मुझे कल दिखी नहीं थी। साक्षी, हाँ ये थी कल। तो बच्चे जिन्होंने बातचीत की है उनका नाम तो ध्यान है मुझे। उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। देखो जी, एंजॉय तो करना पड़ेगा, क्योंकि शौक से तो कोई पढ़ाई करता नहीं। चाहे कोई CS कर रहा हो या CA कर रहा हो या CMA कर रहा हो, पढ़ाई तो एक लक्ष्य को पाने के लिए हम कर रहे हैं, करियर, स्टेबिलिटी इन लाइफ। शौक तो है नहीं। अगर कोई बाढ़ हो जाए, बिना पढ़े भी काम चल जाए, तो हम ट्राई करेंगे। मतलब साफ है कि कोई शौक से तो नहीं पढ़ता। मैं तो ये मानकर चलता हूं, देखो आप में से कुछ बच्चे पढ़ते होंगे शौक से, बहुत अच्छी बात। मैं तो मानकर चलता हूं कि मेरे स्टूडेंट कोई भी ऐसे नहीं है जो शौक से पढ़ाई करते हो। लेकिन प्रश्न ये है कि जब हम एंटर कर ही गए हैं इसमें और हमें पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ के पास करना ही होगा, एग्जाम पास करना ही होगा, तो क्यों ना इस मूवमेंट को इंजॉयबल बना लें। भाई बोरिंग से तो अच्छा है ना, उसमें मन लगा ले, दिल लगा ले। तो पढ़ाई में दिल लगा लें, और उसके दिल लगाने के लिए टीचर का बड़ा सहयोग होता है। आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो, टीचर का बड़ा सहयोग है शुरुआती दौर में। एटलीस्ट शुरू के 5 से 10 लेक्चर टीचर को, हर टीचर प्रयास करता है कि बच्चों को किसी तरीके से इस विषय में, इस सब्जेक्ट में मन लग जाए। क्योंकि अगर आपका मन लग गया एक बार इस सब्जेक्ट में, आपको सब्जेक्ट में पकड़ आ गई, समझ आने लगी, तो फिर आगे की पढ़ाई आसान हो जाती। अब ऐसा है ना, हम फंस गए तो अब फंस गए तो कर दिखाएंगे। अब क्या करना। अच्छा, कमेंट नहीं किया था आपने, इसलिए बातचीत नहीं हुई होगी। कशिश, ये भूषण है, तन्मय है, ये सब तो मुझे ध्यान है थे। चलिए, तो आज हम दूसरी क्लास करने जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स की। सर ये 2 क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, 2 क्लास में आज कंप्लीट हो जाएगा बेसिक कंसेप्ट, और अगली क्लास हम फिर टैक्स की कैलकुलेशन सीखेंगे। चलिए पहले बेसिक कंसेप्ट की हम बात करें। अगर मैं यहां लिखता हूं, सभी सुनेंगे, अगर मैं यहां लिखता हूं कि इनकम टैक्स का मतलब
अगर मैं यहां लिखता हूं कि इनकम टैक्स का मतलब है टैक्स ऑन इनकम अर्न, इनकम टैक्स का मतलब टैक्स ऑन इनकम अर्न। निहारिका, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू यू। तो बताइए दोस्तों, ये जो मैंने लाइन लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है? इनकम टैक्स का मतलब है टैक्स ऑन इनकम अर्न। बताएंगे आप, उससे पहले मैं ही बता देता हूं, क्योंकि इंटरेक्शन में थोड़ा सा 30-40 सेकंड का गैप आ जाता है। ये बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है। बिकॉज आप जो इनकम अर्न करते हो, जो इनकम आप अर्न करते हो, अर्न, ये आपकी रियल इनकम है जो आपने कमाया। जैसे कल बहुत सारे बच्चों ने पैसे कमाए क्लास में, ये आपकी रियल इनकम है। और इस रियल इनकम पर आप टैक्स नहीं देंगे। सोचिए ना, अगर रियल इनकम पर ही टैक्स लेना होता सरकार को, तो इनकम टैक्स का कम से कम ये सब्जेक्ट नहीं होता सिलेबस में। फिर क्या लोगों को जानने की जरूरत रह जाती? सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन। भाई जब लोगों को ये हम कह दें कि आप जो कमाएंगे उस पर टैक्स देना है, तो लोग जो कमा रहे हैं क्या उनको अपनी कमाई नहीं मालूम? कमाई का क्या परिभाषा है? कमाई की डेफिनेशन क्या है? अर्निंग की क्या परिभाषा है? जो कमाया माइनस जो उसके लिए खर्च किया। एक बिजनेसमैन अपने नेट प्रॉफिट को बोलेगा मेरी कमाई है। जॉब वाला कहेगा भाई जो पैसे मिल रहे हैं वो मेरी कमाई है, इसमें खर्चे तो कुछ करने नहीं होते अलग से। मकान का किराया, मकान का मालिक बोलेगा कि जो रेंट आ रहा है माइनस कुछ खर्चे साल के हो गए, वो मेरा रियल इनकम है। कोई प्रॉपर्टी बेचेगा, कोई शेयर बेचेगा, वो कहेगा जितने में खरीदा था और जितने में बेचा उसका डिफरेंस ये मेरी इनकम है। तो रियल इनकम हर लेमैन, हर कोई कैलकुलेट कर सकता है। इसके लिए पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, सिलेबस की कोई जरूरत ही नहीं थी। टैक्स कैसे निकाला जाए? इट विल टेक ओनली 1 आवर। 1 घंटे नहीं तो 2 घंटे, नहीं तो 2.5 घंटे, नहीं तो 3 घंटे, इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता। हाउ टू कंप्यूट टैक्स? इट विल टेक जस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आवर्स। हाउ टू कैलकुलेट टैक्स? But how to calculate the income on which tax is to be payable? It will take whole syllabus. कहने का मतलब है कि आप रियल इनकम पर टैक्स अगर देते और यही इनकम टैक्स होता तो सिलेबस में इनकम टैक्स को रखने की जरूरत नहीं थी। दरअसल में आप टैक्सेबल इनकम पर टैक्स देते। तो ये जो कमबख्त वर्ड है ना, टैक्सेबल इनकम, इसी शब्द के चक्कर में पूरा सिलेबस ड्राफ्ट होता। आई अग्री कि रियल इनकम को कन्वर्ट करते हम टैक्सेबल इनकम में, तो विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हम लोग रियल इनकम को कन्वर्ट करेंगे टैक्सेबल इनकम में। तो रियल इनकम तो बेस है, रियल इंफॉर्मेशन तो बेस है, बट रियल इनकम इज नॉट इक्विवेलेंट टू टैक्सेबल इनकम इन 90% केसेस। 90% केस में रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम इक्विवेलेंट नहीं होती। कुछ केसेस हैं, 100 में 10 केस ऐसे भी होंगे जहां रियल और टैक्सेबल सेम है। वहां पर बच्चे कहेंगे कि सर आप मत पढ़ाओ, हम खुद ही बना लेंगे। तो रियल इनकम तो कोई भी निकाल सकता है। ओके, एक तो ये बात मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई थी कि रियल इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम पर टैक्स देते हैं। फिर दूसरी बात मैंने बताई थी कि पर्सन का मतलब है कोई भी जो कमा सके, चाहे वो आज कमाता हो ना कमाता हो। और एसएससी का मतलब वो है जो कमा रहा है, टैक्स भी देगा, टैक्स भी उसके माध्यम से पेबल है। यानी अगर हम सिंपल भाषा इस्तेमाल करें तो एसएससी का मतलब टैक्स पेयर। ये इनिशियल स्टेज के लिए एसएससी की परिभाषा बहुत अच्छी खासी है, लेकिन इनिशियल स्टेज के लिए एसएससी मतलब टैक्स पेयर। फिर मैंने बताया था प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, एवरी ईयर कैन बी कॉल्ड प्रीवियस ईयर, एवरी ईयर कैन बी कॉल्ड प्रीवियस ईयर एंड एवरी ईयर कैन बी कॉल्ड असेसमेंट ईयर। है क्या? जिस ईयर आप टैक्स देते हो उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। और ऑलवेज वी आर पेइंग टैक्स ऑन लास्ट ईयर इनकम, तो जिस ईयर की इनकम पर टैक्स देते हो उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप बताओ आपका प्रीवियस ईयर क्या है, आपके एग्जाम का नहीं, आपका, आप जैसे आपने, मैंने नाम ले लिया किसी का, ये स्ट्रीम साउंड, अच्छा नाम क्यों नहीं रखा तूने कि बातचीत हम कर सके तुम्हारे साथ नाम के साथ। चलो कोई बात नहीं, ये आईडी तुमने बनाया होगा। तो मान लीजिए मैंने कहा वंशिका से
कि बताओ बेटा तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है, तुम्हारा वंशिका का प्रीवियस ईयर क्या है, तो जवाब होगा वंशिका का प्रीवियस ईयर नहीं है। प्रीवियस ईयर एसएससी का होता है और वंशिका एसएससी नहीं, पर्सन है अभी। इसका मतलब जब तक आप कमाना नहीं स्टार्ट करते तब तक आपका प्रीवियस ईयर नहीं चालू होता। एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाएगा कि मिस्टर राम ने बहुत सारी आमदनी अर्न की, तो वो एग्जामिनर कहेगा कि निकालिए टैक्स लायबिलिटी। एग्जामिनर कहेगा कि कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राम फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राम फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। इसका मतलब राम तो हर साल कमा रहा है, आप किस साल की इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे, तो प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम। इसका मतलब हुआ कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के पीरियड में राम ने जितना कमाया उसकी टैक्सेबल इनकम निकालिए और उस पर टैक्स वर्कआउट कीजिए। इसी भाषा को दूसरे तरीके से एग्जामिनर देगा और वो कहेगा कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राम फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। बेटा ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही बात कह रहे हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब है कि राम असेसमेंट ईयर 24-25 में टैक्स देगा, तो उस टैक्स के लिए जो इनकम आपके लिए रेलिवेंट है उस इनकम को निकाल के उस पर टैक्स निकाल, चाहे आप प्रीवियस ईयर 23-24 बोलो या असेसमेंट ईयर 24-25 बोलो, दोनों का एक ही अर्थ है। राम के इसी पीरियड की इनकम के ऊपर टैक्स वर्कआउट करना है। मुझे लगता है आपकी बात समझ आ गई होगी। बोलिए आपको बात मेरी समझ आ गई या नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि दोस्तों हमारी जर्नी जो है, हमारी यात्रा जो है, आज हम एक रोड मैप तैयार करेंगे। मतलब पूरे इनकम टैक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका पूरा रोड मैप तैयार हो, यही है बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले आपका कार्य है कि रियल इनकम को आप कन्वर्ट करोगे टैक्सेबल इनकम। सबसे पहले आपका ये कार्य है कि रियल इनकम टैक्सेबल इनकम कन्वर्ट, ठीक है। जब आप इसे कन्वर्ट करते हैं, रियल इनकम को टैक्सेबल इनकम में जब आप कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन से पहले, बिफोर कन्वर्जन, आप इनकम को कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज यानी पहली इनकम सैलरी की, दूसरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की, तीसरी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन का, चौथी इनकम कैपिटल गेन का, और पांचवी इनकम अदर सोर्सेस। बिफोर कन्वर्टिंग रियल इनकम इनटू टैक्सेबल इनकम, पहले आपको इनकम जो क्वेश्चन में रॉ में दिया रहेगा उसे आप कैटेगराइज करो, 5 हेड्स में एलोकेट करो, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट करेंगे हम टैक्सेबल इनकम में। सैलरी को कन्वर्ट करने में 7 लेक्चर लग जाने हैं, हाउस प्रॉपर्टी में 5 लग जाने हैं, इसमें 10 लग जाने हैं, इसमें 8-9 लग जाने हैं, इसमें 2 लेक्चर लग जाने हैं, कुछ लेक्चर्स इसमें लगेंगे। चलो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे भी पहले, ये तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कन्वर्ट करते हैं उससे पहले हम एलोकेट करते हैं 5 हेड्स की इनकम में। ये बात बहुत आसान लगा था लास्ट क्लास में, अब अभी कैसा लग रहा है आपको? इजी है, ये तो सिंपल है। आइए अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 15-20 मिनट डिफिकल्ट होने जा रहा है, देखो कभी ना कभी तो झेलना ही है बच्चों। तो 15-20 मिनट हमारा होने वाला है डिफिकल्ट। तैयार? टैक्सेबल इनकम पर मैं टैक्स देता हूं, क्या ये सही है? यस। देखो बेटा ये डिफिकल्ट होने जा रहा है, अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो समझो इसके आगे इनकम टैक्स में इससे टफ कुछ है नहीं है।
यही है सबसे टफ जो अभी हम बोलने जा रहे हैं और आप सुनने जा रहे हैं। अगर ये आपको समझ आ गया तो डरा नहीं रहा, फैक्ट बोलकर ही चलूंगा, तो ये बढ़िया है, मतलब अच्छा स्टफिंग है इसमें, बड़ा दम है इसमें, तो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें दम है। टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम टैक्स देते हैं, ये सत्य है। टैक्स लायबिलिटी हम निकालते हैं टैक्सेबल इनकम, बट टैक्सेबल इनकम हम किसे कहते हैं? लॉ मेकर ने टैक्सेबल इनकम को डिफाइन किया है टोटल इनकम के नाम से। लॉ मेकर ने टैक्सेबल इनकम को डिफाइन किया है टोटल इनकम के नाम से। तो जब भी कहीं भी आपको लॉ में टोटल इनकम नजर आए तो समझिएगा इसका मतलब है टोटल टैक्सेबल इनकम। इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम। तो सबसे पहले हमें टैक्सेबल इनकम जानना होगा कि भाई साहब टैक्सेबल इनकम किसे कहते हैं। टैक्सेबल इनकम यानी टोटल इनकम, उसकी परिभाषा है 245 में। जब हमें पता लगाना है कि भाई साहब टैक्सेबल इनकम किसे कहते हैं, तो हम पता लगाएंगे, और पता लगाने के लिए सेक्शन ढूंढेंगे कि कोई सेक्शन है इनकम टैक्स में जो ये डिफाइन कर दे कि टोटल इनकम किसे कहते हैं, टोटल इनकम पे टैक्स देना है। तो टोटल इनकम की क्या परिभाषा है? तो 245 ने कहा इधर आ जाओ, 245 ने कहा इधर आ जाओ, मैं बताता हूं टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम किसे कहते हैं। मैंने कहा जी जरूर जरूर, जल्दी से बताइए किसे कहते हैं। उसने कहा वो इनकम, उसने कहा 245 ने कहा वो इनकम जो सेक्शन 5 भेज रहा है भाई, सेक्शन 5 बताए उस इनकम को इनकम टैक्स के प्रोविजन से निकालेंगे तो टैक्सेबल इनकम आए। गल्ले तू नहीं बता सकता 245, सेक्शन 2 क्लॉज 45 तू नहीं बता सकता टोटल इनकम कह रहा, मैं ही तो बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए सामने थोड़ी दूर पर एक घर है सेक्शन 5 का, वहां चले जाइए, उस घर में जितनी इनकम आपको दिखे उसे उठा लीजिएगा, और इनकम टैक्स की एक मशीन है, मशीन, उस मशीन में डालिएगा तो वो मशीन काम करेगा जैसे मशीन काम करता है, प्रोसेस करेगा और आउटपुट निकाल देगा टैक्सेबल इनकम। तो एक काम कीजिए, पहले आपको सेक्शन 5 के घर जाना है और वहां से जितनी इनकम वहां पड़ी हुई है उठा लीजिए और उठा के मेरे पास ले आइए, मैं मशीन में डाल दूंगा, मशीन में डालते ही प्रोसेस होगा और टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले सर कह रहे थे 5 हेड्स और वो सब नमूने वाली बात, वो सब कहां चली गई? अरे भाई जब मशीन में डालेंगे ना तो 5 मशीन है हमारे पास। आप जो सेक्शन 5 के मकान से लेकर आओगे ना इनकम, उसे हम 5 मशीन है तो कैटेगराइज करके डालेंगे और मशीन चल के फिर टैक्सेबल इनकम निकलेगा भैया। ओ अच्छा अच्छा, यानी कि सेक्शन 245 से हमारी अभी बातचीत चल रही है, यानी कि तुझे सेक्शन 5 के मकान में जो इनकम पड़ी है वो उठा के ला के दे दूं? हाँ चलो भैया सेक्शन 5 के घर में चलते हैं। कहां चले गए हम? सेक्शन 5 के घर में। सेक्शन 5 के घर में गए, सेक्शन 5 के घर में नॉक किया, मैंने कहा सुनिए आपके अंदर जितनी भी इनकम है हमको दे दीजिए, हम 245 के पास ले जाना चाहते हैं। सेक्शन 5 ने कहा कि अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, 245 के ले जाना चाहते हो, लेकिन भाई साहब मेरी थोड़ी मदद करो, थोड़ा मैं बूढ़ा हो चला हूं। सेक्शन 5 कहता है मेरी थोड़ी मदद करो, मेरे ना 2-4 सेक्शन है वो जरा इकट्ठे करके दो। सेक्शन 6, सेक्शन 5 ने कहा सेक्शन 6 आपको बताएगा कि आप जिस आदमी की टोटल इनकम निकाल रहे हैं, जिस व्यक्ति की टोटल इनकम निकाल रहे हैं, जिस पार्टनरशिप फर्म की, जिस एलएलपी की, जिस एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, जिस कंपनी की, जिस इंडिविजुअल की, जिस एचयूएफ की, जिसकी भी आप टोटल इनकम निकाल रहे हैं, वो रेजिडेंट है हमारे देश का या नॉन रेजिडेंट है? वो हमारे देश का रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, पहले ये पता लगा लेंगे। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जब हम कोई इनकम के प्रोविजन बनाएंगे, जब हम कोई टैक्स का प्रोविजन बनाएंगे, तो ये प्रोविजन पूरे वर्ल्ड पे लागू होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में जो खड़ा हो जाए इंसान उस पर ये लगा देंगे, दूसरे विदेशी अगर आकर कमा लेंगे तो उनको छोड़ देंगे, हम तो सबसे टैक्स लेंगे। तो कानून ऐसा बनना चाहिए जो सब पर अप्लीकेबल है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप जिस व्यक्ति की इनकम निकालना चाहते हैं, जिस व्यक्ति की टोटल इनकम निकालना चाहते हैं, उस व्यक्ति के रेजिडेंशियल स्टेटस को पता लगाएं, वो हमारे देश का रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, और उसके आधार पर उसकी कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है वो पता लगाएं। उसके बाद ही हम आपको हाथ में इनकम पकड़ाएंगे, फिर आप 245 के घर में ले जाए।
सेक्शन 5 ने बड़ी सारी बातें कर दी, हमारा तो दिमाग ही घूम गया। सेक्शन 5 ने बहुत सारी बातें कह दी, हमारा तो दिमाग ही घूम गया। हमने कहा जी कुछ समझ तो आया नहीं, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो आप, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कह रहे कोई बात नहीं, पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, एक काम करो, एक काम करो, कोई आदमी को खड़े कर दो, एक पर्सन को खड़ा कर दो, एक एसएससी को खड़ा कर दो। मान लो ये एसएससी है, हो सकता है ये इंडिविजुअल है, हो सकता है ये इंडिविजुअल है, हो सकता है ये एचयूएफ है, हो सकता है ये कंपनी है, हो सकता है ये फर्म है, हो सकता है ये एलएलपी है, कुछ भी हो सकता है। ये है जिसको बहुत सारी इनकम, तुमने बोला ना अभी, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, तो हम वही बता रहे हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसकी आप इनकम निकाल रहे हो, जिसका आप टैक्स निकाल। इस व्यक्ति ने प्रीवियस ईयर 23-24 में इतनी सारी रिसीट 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 इतनी सारी रिसीट्स प्राप्त की है। अरे रिसीट का मतलब ही होता है प्राप्त करना। हाँ, तो इतना पैसा इनके पास आया है। इस व्यक्ति के पास, इसका नाम ही रख दो ना, इसका नाम ही रख दो, झंझट ही खत्म। एओपी बीओआई एकदम से कंफ्यूजन आ जाएगा। मान लो राम नाम का एक व्यक्ति है जिसकी आप टोटल इनकम और टैक्स निकालना चाहते हो प्रीवियस ईयर 23-24। तो पहले राम बाबू को बुलाओ और सामने खड़ा करो। राम बाबू ने 2023-24 में इतने सारे रिसीट्स, इतने सारे पैसे प्राप्त किए। अब ये सारे पैसे क्या राम की आमदनी है, इसका पता लगाएंगे पहले कि क्या ये आमदनी है या नहीं। ये कैसे पता लगेगा? हाँ, दरअसल में आप डायरेक्ट 245 के घर पहुंच गए थे। आपको मालूम है मोहल्ले में 245 का अंतिम घर है, आप उल्टे रास्ते चलाए। आपको सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए कि जिस आदमी की इनकम निकाल रहे हो उस आदमी ने 23-24 में 23-24 में जितनी भी रिसीट प्राप्त की है, जितना भी पैसा प्राप्त किया है, पता लगाओ कि ये सारी रिसीट क्या उसकी इनकम है। भाई मान लीजिए ये वाला जो आपको दिख रहा है लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रहा है येलो कलर से, हो सकता है ये लाइन राम को उसके पिताजी ने 10 लाख रुपए गिफ्ट किए। भाई पैसे तो उसके बैंक में आए, आपके तो मन में लालच आ गया कि भैया पैसा आया अकाउंट में, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे कैसे देना पड़ेगा, ये तो पिताजी ने गिफ्ट दिया है, इट इज नॉट माई इनकम। तो मे बी वेरियस रिसीट्स आर नॉट योर इनकम, ऐसे केस में उस पर टैक्स तो लगेगा नहीं। तो हाउ टू नो कि कौन कौन सी रिसीट आमदनी है, इसके लिए 224 के पास जाइए। सबसे पहला घर है 224, मोहल्ले में उल्टे रास्ते घुस गए। 224 आपको बताएगा कि ये सारी आमदनी मानी जाएगी, वो टैक्स वैक्स नहीं बताएगा। वो कहेगा हमको इतना ही पता है कि ये इनकम होती है, इनकम टैक्स के नजर में ये इनकम है, इनकम टैक्स के नजर में ये इनकम है, 224 कहेगा ये इनकम है। तो मान लीजिए 224 ने बहुत सारी रिसीट छोड़ दी, तो वो इनकम ही नहीं है भैया, तो उस पर टैक्स क्या दीजिएगा, तो उसे तो आप छोड़ ही दीजिए। तो पहले जाइए आप 224 के घर में, वो जो आपको इनकम दे उसे उठा कर लाइए। ठीक है, अभी रुकिए, 224 इनकम बता रहा है। अब 224 के साथ मिलाइए सेक्शन 6। सेक्शन 6 और 224 को जब मर्ज करेंगे, सेक्शन 6 और 224 को मर्ज करेंगे, उसके बाद आप सेक्शन 5 के पास जाएंगे और सेक्शन 5 आपको कहेगा कि जो इनकम तुम लेकर आए हो वो टैक्सेबल है इन इंडिया। सर समझ में नहीं आया, मैंने कहा ही था ये मुश्किल वाला हिस्सा करने जा रहे हैं आज, तो घबराने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना समझाने के लिए। असल में याद है आप सेक्शन 5 के घर में चले गए थे, ये मान लीजिए सेक्शन 5 का घर है जहां से आपको इनकम मैंने बुलवाया था कि भैया वहां से जो जो इनकम है लेकर आओ। दरअसल में सेक्शन 5 कहता है कि पहले किसी भी पर्सन जिसकी तुमने इनकम उठाई है 224 के अंतर्गत, पहले हम पता लगाएंगे कि वो आदमी हमारे देश का रेजिडेंट है या हमारे देश का नॉन रेजिडेंट। अरे वो रेजिडेंट तो किसी ना किसी देश का होगा, लेकिन इंडिया के लिए रेजिडेंट इन इंडिया
या नॉन रेजिडेंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए वो नॉन रेजिडेंट। कैसे पता लगता होगा सर? हाँ, आया मजा। कैसे पता लगे कि रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट? इसके लिए सेक्शन 6 है। तो सेक्शन सिर्फ ये तय करता है, सेक्शन 6 के मशीन में जब आदमी को डाला जाता है तो वो बाहर निकालता है रिजल्ट, स्कैनर है ये सेक्शन 6। वो कहता है ये ही इज रेजिडेंट इन इंडिया, ही इज नॉन रेजिडेंट, ऐसे बता देता है कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। तो सेक्शन 6 हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। और याद रखिए, सेक्शन 6 जन्म के आधार पर डिसाइड नहीं करता कि आप विदेश में पैदा हुए इसलिए नॉन रेजिडेंट, आप इंडिया में पैदा हुए इसलिए रेजिडेंट, ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि इंडिया टैक्स हम क्यों ले रहे हैं? इंडिया को चलाने के लिए हम टैक्स ले रहे हैं, इंडिया को चलाने के लिए। तो आप अगर इंडिया को ज्यादा यूज करोगे तो आप रेजिडेंट हो। आप इंडिया को यूज ही नहीं कर रहे हो, भले इंडिया में पैदा हुए हो, विदेश में जाकर बैठ गए हो, इंडिया में आते ही नहीं आप, देन यू आर नॉन रेजिडेंट। भले ही इंडिया के सिटीजन हो, भले ही वोट देने सिर्फ इंडिया आ जाते हो, 2-4-10 दिन के लिए आते हो चले जाते हो, तो इंडिया का आप यूज नहीं करते, तो यू आर नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट इतना आसान नहीं है बेटा, उसमें 2 लेक्चर लगाएंगे, 2 लेक्चर लगाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम? रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि हम कहां से कहां तक चलेंगे। तो सेक्शन 6 का क्या काम है? सेक्शन 6 के सामने किसी को भी रख दो, कंपनी, वो तुरंत बता देगा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, इंडिविजुअल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, वो बता देगा। उसके बाद सेक्शन 6 जब बता देता है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, तब सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9 और 2 देश के बीच में DTAA, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति की ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं। आप जरा समझिए, एक नॉन रेजिडेंट है, आपने मशीन में डाला मिस्टर राम को, रिजल्ट आया नॉन रेजिडेंट। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहा है भाई, नाम तो तेरा राम है। उसने कहा तो नाम पे चले गए क्या? अरे मैं तो इंडिया में पैदा भी नहीं हुआ हूं, तुम्हें बताऊं, वो तो दादाजी इंडिया के हैं, उनको राम से लगाव है, नाम रख दिया राम। ओ अच्छा, मैं तो तुम्हारा इंडिया देखा भी नहीं आज तक। ओहो, अब मान लीजिए कि राम इंडिया आया ही नहीं कभी, मशीन में आपने डाला, सेक्शन 6 के मशीन में डाला, तो रिजल्ट आया राम इज नॉन रेजिडेंट। तो आप राम को छोड़ देंगे कि भैया तुम नॉन रेजिडेंट हो, हमारे देश में तुम्हारा क्या काम है? ऐसा मत करिएगा। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट आपने जान लिया, अब आप सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9 और DTAA, सर ये क्या बला है DTAA? 2 देश के बीच में टैक्स अग्रीमेंट, 2 देश के बीच में टैक्स अग्रीमेंट को कहते हैं DTAA। इसका पूरा नाम कोई मत बताना, मैं खुद बताऊंगा टाइम आने पर, शांत रहना, टाइप मत करने लग जाना। DTAA 2 देश के बीच में टैक्स अग्रीमेंट होता है। इन सब को मिलाकर हम ये पता लगाते हैं कि राम की आमदनी इंडिया में टैक्सेबल है कि सर इस केस में तो पक्का नहीं टैक्सेबल होना चाहिए, क्योंकि जैसा आप कह रहे हो कि राम ने इंडिया देखा ही नहीं कभी, तो फिर तो माफ ही कर दो सर। सुनो सुनो सुनो, रुको, अभी अभी पता चला मुझे कि राम इंडिया में राम के नाम 2 प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम राम को आ रही है। तो सर इसका मतलब तो उसने झूठ बोल दिया। मैं पता लगाने गया कि भाई राम तू कह रहा है तू इंडिया कभी नहीं आया, 2 प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम आ रहा है, तेरा लाखों रुपए की कमाई है, झूठ बोल रहा है। राम ने कहा अच्छा वो मकान अच्छा वो तो दादाजी ने मरते समय मेरे नाम कर दिया था, तो किराया मुझे ही आता है, बट मैं तो जाता भी नहीं इंडिया। ऑनलाइन मैंने ब्रोकर को पकड़ा है और ऑनलाइन ही अकाउंट डिटेल दे दी है, तो वहां का किराएदार मुझे किराया ऑनलाइन भेज देता है, तो ये जो पैसा है वो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो रहा है। लेकिन बेटा कमा तो इंडिया से रहा है तू। कह सकते हैं मुबारक हो। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया से कमाएगा तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, उस इनकम को इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। तो क्या है नियम टैक्सेबिलिटी के? मोटा मोटा नियम सुनिए। रेजिडेंट की सारी इनकम, चाहे वो इंडिया में कमाए या आउटसाइड इंडिया कमाए, रेजिडेंट की सारी इनकम चाहे वो इंडिया में कमाए आउटसाइड इंडिया कमाए, हम कहते हैं टैक्सेबल इन इंडिया, हम कहते हैं टैक्सेबल इन इंडिया। और नॉन रेजिडेंट की ओनली इंडियन इनकम, क्या वर्ड यूज किया मैंने? इंडियन इनकम को हम कहते हैं कि ये इंडिया में टैक्सेबल।
टैक्सेबल इन इंडिया, ओनली इंडियन इनकम। देखो बेटा, ये जो मैंने अभी बोला इसमें हम लगभग एक क्लास लगाएंगे इतनी सी बात पर। तो इतना आसान नहीं है जो मैंने बोल दिया आपने सीख लिया। अगर यही सीख लिया तो आज की क्लास में इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में सब कुछ बताना है मुझे। तो मोटा मोटा मैं कह रहा हूं, गौर कीजिएगा इसमें, ये हम पढ़ नहीं रहे अभी। अब मोटा मोटा आपके दिमाग में ना एक अजम्पशन डाल रहा हूं, दिमाग में पहले से प्रीसेट हो जाएगा कि अच्छा विदेशी लोगों के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए जो इंडियन इनकम है दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, बट रेजिडेंट के लिए ऑल काइंड ऑफ इनकम वेदर रिसीव्ड इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, वेदर अर्न इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये कानून कौन बताता है? सेक्शन 5 बताता है। सेक्शन 7 और सेक्शन 9 इसके चेले हैं, इनकी मदद करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये DTAA क्या बला है? सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक भी ध्यान से ही सुन रहे थे। मतलब टीचर्स की आदत होती है ना, टीचर की ध्यान से सुनो, तो वो बीच में हम बोल देते हैं। आप तो ध्यान से ही सुन रहे हैं। राम जो नॉन रेजिडेंट है हमारे देश में, अभी अभी हमारे एग्जाम्पल में राम नॉन रेजिडेंट निकला, और आपको मालूम है कि 2 आमदनी उसकी इंडिया में है। ये बात आप जान गए, किराए की आमदनी इंडिया में है। ये बताइए कि राम हमारे देश का नॉन रेजिडेंट है, लेकिन जिस देश में वो रह रहा है, अरे राम तुम कहां रह रहे हो? है यूके। ओके, यूके। राम यूके में रह रहा है। अरे उत्तराखंड नहीं भाई, लंदन में रह रहे हैं क्या आप? हाँ लंदन ही मान लो। अच्छा ठीक है, लंदन में रह। तो राम यूके में रह रहे हैं। यूके के लिए राम तो रेजिडेंट हुए, यूके के लिए राम रेजिडेंट हुए, हमारे देश के लिए नॉन रेजिडेंट हुए। तो जैसे हमारे देश का कानून कहता है कि रेजिडेंट को ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, वैसे ही यूके के कानून के हिसाब से भी वहां के रेजिडेंट को ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि राम जो इंडियन इनकम पे इंडिया में टैक्स दे रहा है, क्या यूके की सरकार भी इस पर टैक्स लेती होगी राम से? सोच के देखिए, क्योंकि ये नियम तो यूनिवर्सल नियम है, हर कोई इसको फॉलो करता है, हर देश फॉलो करता है कि भैया तुम जिस देश के रेजिडेंट हो उसको तो टैक्स देना ही है तुम्हें हर इनकम पे। राम हमारे देश के लिए एनआर है और हमारे देश से कमा रहा है, तो हम तो उस पर टैक्स ले रहे हैं, लेकिन राम जिस देश के लिए रेजिडेंट है वो देश भी तो इस इनकम पे टैक्स लेता होगा। ये बोलिए। यस, वो एक इनकम पर क्या 2 देश ने टैक्स ले लिया? अरे राम को छोड़ो, राम को छोड़ो, मैं गोपी की बात करता हूं। गोपी, गोपी जो है वो इंडिया का रेजिडेंट है। तो हमने गोपी से कहा कि सुनो भैया गोपी, तुम हमारे देश के रेजिडेंट हो तो तुमको हम बता दें, तुम्हारी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, चाहे तुम कहीं भी कमाओ इंडिया में टैक्स तो देना पड़ेगा। तो देख लो इंडिया में कमाते हो कि नहीं? उसने कहा इंडिया में तो कमाता ही हूं, आता हूं भाई, काफी इनकम है इंडिया में। विदेश में तो नहीं कमाते, कहीं बाहर की इनकम तो नहीं है तुम्हारी? कह रहा हाँ बाहर की भी इनकम है, असल में क्या है कि मैं एक राइटर हूं, तो मेरी जो किताब है ना वो बाहर भी पब्लिश होती है, तो बाहर के पब्लिशर से हमको रॉयल्टी आती है। ओ, तो भैया उस इनकम पे भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अब यहीं पर गोपी के बारे में सोचिए, गोपी के बारे में सोचिए कि गोपी की वो जो रॉयल्टी इनकम है जो विदेश से आ रही है। कहा वैसे किताब तेरे कौन से देश में छप रही है भैया, हमको भी बता। कह रहा है जापान में। अच्छा जी, तेरी किताब जापान में छप रही है, ऐसा क्या लिख दिया तूने? उसने कहा मैंने लिखा है जीवन में सक्सेस होने के 10 तरीके। तो कह रहे जापान वाले बड़े आश्चर्य हो रहे हैं, वो कहते हैं हमको तो एक ही तरीका मालूम है, मेहनत मेहनत और मेहनत, आपके 10 तरीके जरा हमें भी पढ़ाओ। तो इंडिया में तो बहुत तरीके होते हैं सक्सेस होने के। तो फिलहाल गोपी की किताबें जापान में पब्लिश हो रही है और वहां से जापान का पब्लिशर गोपी को रॉयल्टी दे रहा है। तो ये जो रॉयल्टी इनकम है गोपी की कहां अर्न हो रही है? आउटसाइड इंडिया। उस पर हमारी देश तो टैक्स लेगी लेगी क्योंकि गोपी रेजिडेंट इन इंडिया है, लेकिन सोचिए जापान की सरकार क्या कहेगी कि गोपी यू आर नॉन रेजिडेंट फॉर जापान, बट सिंस यू अर्न इनकम इन जापान यू विल हैव टू पे टैक्स इन जापान। क्या इस इनकम पर हमारा देश और जापान
दोनों टैक्स ले रहा है? द आंसर इज यस। तो हम क्या कहेंगे, क्या ये भी बन गया डबल टैक्सेशन? जरा सोचकर बताइए। चैटिंग ठीक से चल रही है तुम लोगों की? चैटिंग ये यस यस, नहीं लास्ट चैट कब किया था? हाँ, तो मैं सिर्फ आपको दो उदाहरण दे रहा था, राम और गोपी का। इन दोनों उदाहरण में मैंने ये साबित किया कि एक इनकम कई बार ऐसा होगा कि दो देश उस इनकम पर टैक्स ले। इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। क्या कहते हैं? डबल टैक्सेशन। इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। और इसी डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, इसी डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए दोनों देश बैठकर बैठकर टैक्स ट्रीटी साइन करती है। क्या साइन करती है? टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी मतलब क्या होता है जी? टैक्स ट्रीटी मतलब होता है टैक्स का अनुबंध, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। क्या कहते हैं? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो टैक्स ट्रीटी साइन होता है, इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो ऐसा होता है, उस अग्रीमेंट में दोनों देश डिसाइड कर लेती है कि भैया कुछ इनकम पर तुम ही ले लो, हम नहीं लेंगे, कुछ इनकम पर हम लेते हैं, तुम मत लेना। तो ये उनके आपस की बातचीत होती है। हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल के क्लास में TTAA हमें नहीं डिस्कस करना, TTAA हमें नहीं डिस्कस करना, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी था कि कल को आपके दिमाग में ये खुराफात आ जाएगा, क्योंकि आएगा ही, पढ़े लिखे इंसान हो, यार इस इनकम पे तो विदेश में भी टैक्स आएगा। तो आपके मन में संदेह उठेगा कि ये तो दो देश टैक्स ले रहा है यार, ये तो बहुत टैक्स हो जाएगा। तो आपके मन को शांत करने के लिए मैं कह रहा हूं, इसे कहते हैं DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। लेकिन आपको कोर्स में इसको डिस्कस नहीं करना था, जस्ट आपने इसको सुन लिया, बात खत्म हो गई। चलिए हम फिर से मोहल्ले की सैर करें, फिर से मोहल्ले की सैर करें। बेसिक कंसेप्ट का मोहल्ला। मोहल्ला कौन सा है? बेसिक कंसेप्ट का मोहल्ला। बेसिक कंसेप्ट का मोहल्ला है जी। शहर बसा लीजिए, शहर है जी। सबसे पहले आप जाओगे 224 के घर में, वो आपको क्या पकड़ाएगा? वो कहेगा मैं बता सकता हूं कि जो भी रिसीट तुम लेकर आए हो, जो भी रिसिप्ट तुम लेकर आए हो, उसमें कौन कौन तुम्हारी इनकम है, सिर्फ इस पर ही टैक्स लगाना। 224 तुम्हारे हाथ में सिर्फ आमदनी पकड़ा देगा, वो भी कोरा आमदनी, चाहे वो इंडिया में कमाया हो, विदेश में कमाया हो, सारी आमदनी पकड़ा देगा। कहेगा भैया हमारे हिसाब से ये इनकम है। अब इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं हम नहीं जानते, हम सिर्फ ये जानते हैं कि इसे इनकम माना जाएगा। अब इसमें से कुछ इनकम इंडिया में कमाया, कुछ बाहर कमाया, कुछ इंडिया में प्राप्त किया, कुछ बाहर प्राप्त किया, वो सारी इनकम यहां पड़ी हुई है। अब इस इनकम को लेकर हमें यह पता लगाना है कि इनमें से कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल। इसके लिए हम जाते हैं सेक्शन 5 के पास। बड़ा घर है सेक्शन 5 का। सेक्शन 5 के घर में जैसी एंटर होते हैं, सबसे पहले कहता है, सेक्शन 5 कहता है कि सेक्शन 6 के मशीन में आदमी को डालो, तो पता लगाओ कि रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट। फिर हम अपने चेले को भेजेंगे 5, 7, 9 DTAA और सेक्शन 5 खुद, ये सब मिलकर डिसाइड करेगा। ये सेक्शन 5 सब मिलकर डिसाइड करेगा कि इनमें से जो यहां तुमने मशीन, ये जो इनकम देखी है, इनमें से कितनी इनकम इंडिया में टैक्स पॉसिबल है बेटा, कि इनमें से सिर्फ पॉसिबल है, जो मैंने कलर कर दिया है, पॉसिबल है इनमें से सिर्फ यही इनकम इंडिया में टैक्सेबल। तो समझ लीजिए कि आपके पास बहुत सारी रिसीट्स थी, किसी एक ईयर की बात कर रहा हूं, 23-24 की। 23-24 के वर्ष में आपकी बहुत सारी रिसीट थी। सबसे पहले हम 224 से पता लगाएंगे कि बताइए इस रिसीट को कौन कौन सी इनकम है, कौन कौन सी इनकम नहीं है। जो इनकम नहीं है उसे छोड़ दी, जो इनकम है वो कुछ इंडिया में है, कुछ बाहर है। तो इस इनकम के बारे में हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स है। चलिए इसको पता लगाने के लिए सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9 और DTAA, इन सब की मदद से, इन सब के कंबाइंड इफेक्ट से हम पता लगाते हैं कि ये है वो इनकम, ये है वो इनकम, इनकम जो कि टैक्सेबल है इंडिया में, इन इंडिया।
अब इसे लेकर आप जाइए 245 के पास। 245 याद है, जहां हम पहले ही एंटर हो गए थे गलती से। तो 245 के पास जाइए। 245 कहेगा ले आए बेटा सेक्शन 5 के घर से आमदनी जो इंडिया में टैक्सेबल है। हाँ जी, ले आओ, शाबाश, इधर ले आओ। सबसे पहले इन आमदनी को नहला धुलाकर तैयार करेंगे। हमारे पास 5 मशीन है। सबसे पहले जो आमदनी आप लेकर आए, हम पता लगाएंगे, सेक्शन 14 की मदद से पता लगाएंगे कि ये आमदनी किस कमरे की आमदनी है, किस मशीन की आमदनी। 5 मशीन है, एक है सैलरी, एक है हाउस प्रॉपर्टी, एक है बिजनेस प्रोफेशन, एक है कैपिटल गेन, एक है अदर सोर्स। याद रहे, हर मशीन अलग अलग ढंग से चलता है। अगर आपने एक आमदनी, फॉर एग्जाम्पल ये वाली आमदनी, मान लीजिए ये वाली आमदनी, ये 2 आमदनी, मान लीजिए ये 2 आमदनी, 2 इनकम हाउस प्रॉपर्टी की है, हमें पता है। गलती से आपने इसे बिजनेस प्रोफेशन के मशीन में डाल दिया, तो आपको पता नहीं कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट कुछ और हो जाएगा, इसका रिजल्ट रॉन्ग निकल जाएगा। यानी ये मशीन जब चलता है ना बेटा, तो अलग अलग तरीके से चलता है। 5 मशीन अलग तरीके से चलता है, इनके सॉफ्टवेयर है। जैसे सैलरी में सॉफ्टवेयर है सेक्शन 15, 16 और 17। ये 3 सेक्शन का सॉफ्टवेयर है सैलरी में। और ये तीनों जब आप रॉ डालेंगे, जब आप यहां पर रियल इनकम डालेंगे, तो ये मशीन चलकर आपको टैक्सेबल इनकम निकाल के दे देगा। टैक्सेबल इनकम कौन सी? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में डालेंगे रॉ यानी रियल इनकम, और वो निकल के आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पीजीबीपी बिजनेस प्रोफेशन में आप रॉ डालेंगे और वो निकल के आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने गलती कर दी, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है कि अगर आपने गलत हेड चुन लिया शुरुआत में ही, तो इनकम कुछ और निकल के आ जाएगी। और अगर वो इनकम कम निकल के आई, होना चाहिए था ज्यादा, तो इसे टैक्स इवीजन माना जाएगा, टैक्स की चोरी मानी जाएगी और इस पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इनिशियल स्टेज। कंप्यूटेशन से पहले, प्रायर टू द कंप्यूटेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लासिफाइड कैसे करेंगे इनकम को कि वो कौन सी इनकम है? मैंने कहा था एक सूत्र याद रखिएगा, अगर वो रेवेन्यू नेचर है तो 4 मशीन में कहीं भी डाल दीजिए। सर तो आपने ही तो कहा था कहीं भी डाल दीजिए, हम कहीं भी डाल देंगे। आपको सिखाने के लिए कहा था कहीं भी डाल दीजिए, वैसे आपका दिल कहां कहता है वो देखिए। और अगर वो कैपिटल नेचर का है तो एक मशीन बना है कैपिटल गेन, वहां डाला जाए। सर आप इतने आसानी से समझा रहे हो, हम इतने आसानी से समझ भी रहे हैं, बल्कि पिछले क्लास में आपने ही हमें बताया था कि किस हेड की इनकम है, कैसे पता लगाएं, वो हमने पता भी लगा लिया था। फिर कैसे कोई गलत जगह डाल देता होगा इनकम, कैसे कोई कोर्ट में केस चला जाता होगा कि ये दूसरे मशीन में डल गया, ये किसी और मशीन की इनकम है, किसी और मशीन में डल गया। बेटा आप अभी अ ब स पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स का ABCD पढ़ रहे हो, तो अभी तो हल्के हाथ से बातचीत चल रही है कि बेटा ये रेवेन्यू नेचर है तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज है, कैपिटल नेचर है तो कैपिटल गेन। लेकिन जैसे जैसे हम चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी और चीजें सामने आएंगी कि अच्छा बताओ इंप्लॉयर ने इंप्लॉई को रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी दे दी, तो ग्रेचुटी जो प्राप्त हुआ है, ग्रेचुटी वो रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर? भाई जिसको प्राप्त हुआ है उसके लिए तो कैपिटल नेचर है, क्योंकि रोज रोज तो ये ग्रेचुटी प्राप्त होगी नहीं। तो वो किस हेड में जाना चाहिए? अब आपका मन कहेगा सर ने तो पढ़ाया था शुरुआत में कैपिटल गेन में चला जाना चाहिए, वहीं डाल देता हूं। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। ये तो शुरुआत के लिए हल्के हाथ से पढ़ रहे हैं। तो सर ये तो गलत पढ़ रहे हैं। हम गलत नहीं पढ़ रहे, क्योंकि एक एक मशीन में हम 10-10 लेक्चर, 8-8 लेक्चर लगाएंगे तो उस मशीन की डिटेल जानेंगे। हर मशीन एक कमरा है बेटा, हर मशीन एक कमरा है। और इस मशीन में जो एंट्री गेट है ना, एंट्री गेट, ये एंट्री गेट में पहरेदार बैठा है। ये पहरेदार गलत इनकम एंटर नहीं होने देता। जैसे सैलरी का पहरेदार है 15,
हाउस प्रॉपर्टी का पहरेदार है 22, पहरेदार समझते हो ना, वॉचमैन। पीजीबीपी का पहरेदार है 28, कैपिटल गेन का पहरेदार है 45 और 56 पहरेदार है अदर सोर्सेज का। ये जो पहरेदार हैं ये आपकी इनकम को स्कैन करते हैं कि रुक जाओ, ये सैलरी में टैक्सेबल होगा कि नहीं पहले पता लगाने दो, तब इस मशीन में डलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में रुक जाओ, हमें चेक करना है। बिजनेस प्रोफेशन में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेज में, हर मशीन के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां मशीन स्टार्ट होता है, जहां पर हम डालेंगे रॉ रियल इनकम, जहां डालेंगे वहां बैठा हुआ है ये पहरेदार। ये पहले एग्जामिन करता है, तभी एंट्री देता है कि चलिए ठीक है, हाँ सैलरी है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, डिटेल तो पढ़ेंगे। जैसे सेक्शन 15 से पूछा कि अच्छा सुन भाई, चलते फिरते बातचीत कर ली, मैंने पूछा अच्छा सुन, तू सैलरी का पहरेदार है तो कौन सी इनकम इस कमरे में डलती है, मतलब मशीन में कौन सी इनकम डलती है। उसने कहा सुनिए, देने वाला और लेने वाला, देने वाला और लेने वाला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो ले आइए इसे सैलरी वाली मशीन में डाल देंगे। अच्छा, कोई सी भी इनकम, क्या कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, कह रहा है कोई सी भी इनकम, देने वाला लेने वाला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है क्या, हाँ ले आइए इधर। वेरी गुड, ने का बड़ा अच्छा लगा, सुन के मजा आया। बातों बातों में पड़ोस में मैं चला गया हाउस प्रॉपर्टी वाले घर में, और सेक्शन 22 से पूछा भैया तू बता दे, तू कौन सी इनकम डालता है, तू तो मकान का किराया डालता होगा शायद, आई गेस। उसने कहा गैस ही करना था तो पूछ क्यों रहा है, ठीक है तुम ही बता दो। हाँ तुम बता रहे हैं, ऐसा है हाउस प्रॉपर्टी के घर में किराया आता है, किराया आता है, ये सब बकवास मत बोलना। मकान की तभी इनकम, जो किराए का इनकम है, वो तभी हमारे मशीन में डलेगा जब आपके पास मकान हो। मैंने कहा कमाल हो गया, तो मकान होगा तभी तो इनकम आएगी। क्यों, खाली जमीन का भी तो किराया आ सकता है, उसे लेकर तुम आ जाओगे मेरे मशीन में, फिर मशीन खराब हो जाएगा। तो खाली जमीन का किराया हाँ आता तो है, पार्टी के लिए, शादी ब्याह के लिए किराए पे दे देते हैं, किराया आता है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा क्या, नहीं, हाउस होना जरूरी है। तो वो कहां जाएगा मुझे क्या मालूम, मैं अपने कमरे से मतलब रखता हूं। आगे वाले कमरे से पूछो, उसके आगे पूछो, उसके आगे पूछो, अंतिम में कूड़ादान देखा है तुमने, अदर सोर्सेस कूड़ादान देखा है, जब कहीं नहीं आएगा वहां फेंक देना। ओके, कुछ कुछ बात तो समझ, कुछ कुछ बात तो समझ। अरे तुमने क्या पूछ दिया, इंडिया में टैक्स लगता सरकार है, टैक्स लेती है क्योंकि रोड बन, अरे बहुत पहले वाला डिस्कशन आ गया क्या, वाह वाह वाह, मैंने ध्यान नहीं दिया था सत्यम, कोई बात नहीं। हाँ तो मैं कहाँ था, रिदम टूट गया, कहाँ था, हाँ तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी के वॉचमैन से बात हो रही है मेरी, हाउस प्रॉपर्टी के वॉचमैन से बात हो रही है कि अच्छा भैया और सुनाओ क्या चल रहा है, सब बढ़िया, तो कौन सी इनकम आप डालते हो इस मशीन, बताया तो अभी, मकान का किराया, मकान होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो जमीन का किराया यहां नहीं आएगा, नहीं, हाँ जमीन का किराया इधर मत ले आना, मकान तो है मेरे पास, उसका किराया आता है, मैं ले आऊं आपके इस कमरे के लिए, ले आओ, मना थोड़ी किया है। सुनो सुनो सुनो, मकान तुम्हारा है, मकान, मकान तो मेरा ही होगा, कैसी बात कर रहे हो, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। उसने कहा जरूरी नहीं है, हो सकता है तुम किराए के मकान में रह रहे हो और फिर उसमें एक कमरा किराया पर देकर किराया कमाने लग गए। अच्छा अच्छा, सबलेटिंग की बात कर रहे हो आप, हाँ, और उसे लेकर आ जाओ तुम हाउस प्रॉपर्टी वाले कमरे में, ना जी ऐसा नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी के कमरे में यू मस्ट बी ओनर ऑफ हाउस, शर्त है भैया, स्कैन करेंगे, स्कैन, यू मस्ट बी ओनर ऑफ हाउस एंड देन यू अर्न रेंटल इनकम फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी, इट शुड कम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ओ अच्छा, अच्छा लगा मिलके, चैप्टर में हम दोबारा मिलेंगे आपसे, अभी तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी, ट्रेलर चल रहा है। अच्छा, तो बिजनेस प्रोफेशन वाला भी वॉचमैन है, उससे भी बात हो सकती है, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, समझ गए, हम घूम फिर के आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 मकान हैं बेटा। अभी तक जो पढ़ा हम एक बार फिर से, अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार फिर से, सबसे पहले एक आदमी की पूरे साल की जो रिसीट है उस पर टैक्स मत लगाइए। सेक्शन 224 हमें एक लिस्ट देगा कि भैया यही इनकम है, इसी पर टैक्स लगाना है,
तो पहले जो इनकम नहीं है उसे छोड़ दीजिए वहीं पर, रिसीट में जो इनकम नहीं है उसे वहीं फेंक दीजिए, और जो इनकम है उसे उठाकर लेकर आइए। उठाकर लेकर आइए कहां? सेक्शन 5 के पास। सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, 9 DTAA इन सब की मदद लेते हुए आपको यह बता देगा कि जो इनकम आप लेकर आए हो उनमें से कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। अरे तो गैप ब्राइट तो मतलब ये तो बहुत पुरानी बात है। सीए फाइनल, हाँ, तो तुम सीए फाइनल कर चुके? अच्छा, बहुत खुशी हुई बेटा। तो उस समय तो मैं थोड़ा सा हैवी भी होता था, नहीं? हैवी था उस समय, अभी थोड़ा ओके। तो खैर, थैंक यू बेटा, अच्छा लगा। देखो मैं टीचर को भी मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? बच्चों से। जब मुझे लगता है मैं बच्चे को सही पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को मजा भी आ रहा है पढ़ने में, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, तो खुद मोटिवेट हो जाता है बच्चा, बच्चे के साथ, सॉरी, टीचर। थैंक यू विपुल, याद रखेंगे आपको। अब मुझे बताइए हम कहां चल रहे थे? ये स्टेप आपको खून में डाल लेना है, अपने अपने ब्लड में डाल लेना है, आगे ब्लड टेस्ट में निकले कि रिसीट्स लेकर आइए 224 के पास, वो आपको छांट कर दे देगा इसमें से यही इनकम है, बाकी इनकम नहीं है। 224 से बेटा, थोड़ा हिंदी में बोल लेता हूं, 224 तो आप 224 बोलते रहो, मेरे जबान पे चढ़ा हुआ है इसलिए 224 बोलना पड़ता है, 245 बोलना पड़ता है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 245, 224 तो जबान पे चढ़ा हुआ है ना, वो जो चढ़ जाता है जबान। तो 224 रिसीट में से आपको छांट देगा कि ये इनकम है, बाकी इनकम नहीं है, उसको फेंक दो। जो इनकम है अभी टैक्स नहीं लेना है, जो इनकम है उसको सेक्शन 5 के घर में ले जाओ, वो तुमको आगे की चीजें बताएगा। सेक्शन 5 कहेगा ले आए इनकम बेटा, ले आओ, शाबाश। अब हम बताएंगे इनमें से कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, और इसके लिए हमें सेक्शन 6, 7, 9 DTAA इन सब की मदद लगेगी। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ये तो रोड मैप तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो सेक्शन 5 ने निचोड़ के आपके हाथ में क्या रख दिया? इनकम विच इज टैक्सेबल इन इंडिया। अब उस टैक्सेबल इनकम को आप लेकर जाते हो 245 के पास, जो मेन घर है जहां से हम टैक्सेबल इनकम को निकालेंगे। तो उस घर में मशीन लगी हुई है 5, और आप जब इनकम लेकर जाओगे तो वहीं पर वो सेक्शन 14 आपकी मदद करेगा कि सुनो भैया, किसी भी मशीन में कपड़े मत रख देना, सब अलग अलग मशीन है, अलग अलग कपड़ों के लिए, तो जरा तमीज से, नहीं तो कपड़ा खराब हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि मशीन 5 है, कहीं भी मत रख के आ जाओ, और तुम इस मशीन में डालो रियल इनकम, और कमाल की चीज है जब मशीन चलेगी तो निकल के आएगा टैक्सेबल इनकम। यानी तुम्हारा इनपुट है रियल इनकम, आउटपुट निकलेगा टैक्सेबल इनकम। तो मशीन जब चल पड़ेगी पांचों, तो क्या क्या बाहर फेंकेगी? टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल PGBP, टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल अदर सोर्सेस। बोलो यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया तो बताइए। हम ये पढ़ रहे हम ये पढ़ रहे 245 रिसीट पहले 224 के पास जाता है, वो बताता है कि ये इनकम है और ये इनकम नहीं है। जो इनकम नहीं है उसकी तो बात ही नहीं करनी। जो इनकम है, साथ में रेजिडेंशियल स्टेटस, साथ में सेक्शन 5, 7, 9 और DTAA, इन सब की मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम कौन सी है जो इंडिया में टैक्सेबल है, और जो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है उस पर भी टैक्स देने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, टैक्स क्यों दे? इसके बाद बारी आती है, आप 245 के घर में जब जाएंगे तो सेक्शन 14 आपको कहेगा प्लीज 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 फर्स्ट क्लासिफाइड योर इनकम। पहले इनकम को क्लासिफाई कर दो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इसके क्लासिफिकेशन के लिए मैंने कहा, जैसे जॉब से आया तो सैलरी, मकान का किराया है तो हाउस प्रॉपर्टी, मकान ही बेच दिया तो कैपिटल गेन, मकान बेचने का धंधा ही है तुम्हारा तो कैपिटल गेन नहीं, फिर रेवेन्यू नेचर है तो PGBP, ज्वेलरी बेच दिया तो कैपिटल गेन, और ज्वेलरी बेचने का धंधा ही है आपका तो PGBP। उसी तरीके से मान लीजिए अगर किसी आदमी के पास डिबेंचर है, डिबेंचर, शेयर, डिबेंचर आप जानते हैं, तो किसी आदमी के पास शेयर या डिबेंचर है और वो शेयर या डिबेंचर बेच देता है
तो वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। और अगर शेयर डिबेंचर वो नहीं बेचता और जब उसे रखेगा तो उससे ब्याज आएगी, ब्याज यानी इंटरेस्ट, डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, दैट शुड कम अंडर अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज। क्योंकि देखो ना, ब्याज को लेकर आप सैलरी के घर में जाओ, क्या वो एंट्री देगा? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी देगा एंट्री? कैपिटल गेन देगा? पीजीबीपी देगा? नहीं। तो ब्याज कहां जाएगा? अदर सोर्सेज। डिविडेंड कहां जाएगा? अदर सोर्सेज। लेकिन यही डिबेंचर और शेयर अगर आप बेच देते हो तो बेच देने पर चला जाएगा वो कैपिटल गेन। लेकिन अगर डिबेंचर शेयर बेचने का धंधा है आपका, जैसे शेयर ट्रेडर होते हैं ना, जिनका ट्रेडिंग का ही काम है, अब तो बेचने से पीजीबीपी आए। लेकिन आपका धंधा नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट अपना बेचा है, तो कैपिटल गेन। बताइए, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या आप जैसे कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे तो कंपनी सेक्रेटरी बनते ही आपकी इनकम कहां चली जाएगी? आपकी इनकम पीजीबीपी में नहीं जाएगी, आपके डिसीजन पर डिपेंड करेगा। अगर आप सीएस हो और सीएस कंप्लीट करने के बाद जॉब करने चले गए तो आपकी इनकम जो होगी वो सैलरी में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप सीएस का प्रैक्टिस करने लग गए तो वो आपकी इनकम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल। गेट इट माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, देखिए, क्या मैं ये कहूं कि टैक्सेबल इनकम इन इंडिया आपको जब पता चल जाता है तो फिर आप सैलरी की मशीन, हाउस प्रॉपर्टी की मशीन, पीजीबीपी की मशीन, कैपिटल गेन की मशीन और अदर सोर्सेज की मशीन चला देते हो। जब ये मशीन चलता है तो आपके बाहर निकलता है टैक्सेबल सैलरी, बाहर निकलता है टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल पीजीबीपी, टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल अदर सोर्स। याद रखिए, इसमें जो आप इनपुट डालते हैं इस मशीन में वो आपकी होती है रियल इनकम और आउटपुट निकलता है टैक्सेबल। क्या सारी रियल इनकम आप 5 हेड्स में डाल देते हैं? नहीं। जो भी आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है सेक्शन 5, 6, 7, 9 और डीटीडब्ल्यूए की मदद से, अगर सारी टैक्सेबल है तो सारी डालनी होगी, नहीं टैक्सेबल है तो जो टैक्सेबल है सिर्फ उसी को मशीन में डाल। ठीक है, अब मशीन ने आपको निकाल कर दे दिया, मान लेते हैं सैलरी 6 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 4 लाख, बिजनेस प्रोफेशन मान लेते हैं लॉस आ गया बिजनेस प्रोफेशन में 5 लाख, कैपिटल गेन में मान लीजिए 2 लाख का लॉस आ गया और अदर सोर्सेज में मान लेते हैं कि आपके पास 3 लाख की टैक्सेबल इनकम। अब बताइए इसके आगे का स्टेप क्या होना चाहिए? आपको ये सब क्लब कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, आपको ये सब जोड़ देना चाहिए, यस और नो? तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो इसके जोड़ने में, जब आप इसको जोड़ोगे ना, ऐड करोगे, ऐड करने में मैं आपके 2 क्लास खराब करूं, में भी एक, लेकिन 2 भी लग जाता। क्योंकि जब आप जोड़ते हैं तो आप पाते हैं कहीं कहीं आपके पास लॉस है और इस लॉस को आप एडजस्ट करना अगर चाहेंगे प्रॉफिट से तो इसके एडजस्टमेंट के रूल्स हैं। इस रूल को कहते हैं सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट प्रॉफिट। लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। अगर ये मैथमेटिकल प्रोसेस होता तो 6 4 10 होते हैं, 10 3 13 होते हैं, 13 में 7 घटा दीजिए, हाथ में बचा 6। तो मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। यहां पर आंसर 6 लाख नहीं आएगा। कितना आएगा? इसमें 2 क्लास लगना है और वो कौन सा चैप्टर होगा? सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब जब आप 5 हेड्स की इनकम
को जोड़ने लगते हो, अग्रीगेट करने लगते हो, तो शायद कहीं कहीं पर लॉस आ जाए, तो आप सेट ऑफ के प्रोविजन लगाकर उस लॉस को एडजस्ट कर, और ये प्रोविजन हमें सीखना होता है। इसके साथ आपको लगाना होता है क्लबिंग प्रोविजन। क्लबिंग प्रोविजन यानी जब आप 5 हेड्स, जब मशीन 5 हेड से टैक्सेबल निकाल के फेंक देगा, तो आप इस टैक्सेबल को इकट्ठा करते समय दो चीजों की मदद लीजिएगा, सेट ऑफ की और क्लबिंग की। सेट ऑफ मतलब लॉस प्रॉफिट से सेट ऑफ होता है, और क्लबिंग गजब की चीज है। क्लबिंग का मतलब होता है इनकम क्लब करना, क्लब यानी जोड़ना। क्लबिंग का मतलब है किसी और व्यक्ति की इनकम आपकी इनकम में जोड़ देना। क्लब का मतलब है किसी और व्यक्ति की इनकम आपकी इनकम में जोड़ देना टैक्स के पर्पस से। और यह तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति शैतानी करे, जब कोई व्यक्ति टैक्स से छेड़छाड़ करे, टैक्स से खिलवाड़ करे, चीटिंगबाजी करे, टैक्स चुराने का प्रयास करे, तो सरकार कहती है कि सुनो बदतमीज, कान पकड़ेंगे और लगाएंगे खींच के। वो जो कान पकड़ के खींच के लगाने वाला प्रोविजन है उसको कहते हैं क्लबिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बिजनेस इनकम है 10 लाख रुपए, मेरे पास बिजनेस इनकम है 10 लाख रुपए, और कई साल से मैं कमा रहा हूं, तो मेरे पास अपना इन्वेस्टमेंट भी रहा होगा। 20 लाख का डिबेंचर है मेरे पास, 20 लाख का डिबेंचर है जिसपे हर साल 10% ब्याज आता है, 2 लाख। तो मेरी इनकम 10 लाख तो बिजनेस की हो गई, 2 लाख मेरा ब्याज है। अब 12 लाख पे मुझे टैक्स देना पड़ता है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक लिमिट तक सरकार टैक्स नहीं लेती। 2.5 लाख, नए टैक्स रेजिम में चले जाइए तो 3 लाख तक टैक्स नहीं लेती। तो मैंने अपने वाइफ से कहा कि एक बात बताओ, अर्निंग तो तुम नहीं करती, यू आर होम मेकर, हाउस वाइफ, तो भाई क्यों ना तुमको डिबेंचर दे दिया जाए। मेरे पास 20 लाख का डिबेंचर है, मैं तुम्हें मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट देता हूं 20 लाख का डिबेंचर, आज से ये ब्याज तुम्हारा, तुम ही इसको खर्च करना। वाइफ ने कहा वैसे भी मैं ही खर्च करती हूं, तुम क्या एहसान कर रहे हो। मैंने कहा अरे बात को समझो, सुन रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनको सुना कर बोल रहा हूं। ये लो डिबेंचर, आज के बाद मुझे नहीं चाहिए, ये डिबेंचर तेरा, मैंने गिफ्ट कर दिया, और तेरी जिम्मेवारी, अब इस पर तू ही टैक्स देना। वाइफ ने कहा मैं टैक्स दूंगी, 20 लाख के डिबेंचर पे 2 लाख का ब्याज आएगा, पूरे साल की इनकम 2 लाख, उस पर टैक्स बनता कहां है। मैंने कहा चुप, ये सब बातें नहीं करते, नहीं बनता तो नहीं बनता। अब मैंने क्या किया, मुझे मालूम है 3 लाख तक एक इंसान को सरकार ने मना किया टैक्स देने से, तो मैंने इसका फायदा उठाकर अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया वाइफ के नाम, क्योंकि वाइफ की इनकम नहीं थी। बदमाशी है, चीटिंग है। तो गवर्नमेंट कहती है इस तरह के जो चालाकी से भरे लोग हैं देश में, उनके कान को पकड़ेंगे, घुमाएंगे, और वाइफ की जो 2 लाख की इनकम वो दिखा रहे हैं महाशय, वो इन्हीं महाशय की इनकम में क्लब कर देंगे। तो इसको कहते हैं क्लबिंग प्रोविजन। ये क्लबिंग प्रोविजन कब लगाना है, जब मशीन आपको टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी ये सब निकाल के दे रहा है, तो सेट ऑफ क्लबिंग दोनों अप्लाई इसके बाद होता है। और जब ये सब अप्लाई आप कर लेते हो तब कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम। आप समझ नहीं रहे, एक आदमी पूरे साल में 40 लाख अर्न कर रहा है, अर्न 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 मतलब रियल इनकम, तो 40 लाख पर तो वो टैक्स नहीं देगा, बिकॉज 40 लाख इज रियल इनकम। टैक्स तो टैक्सेबल पे देना है, 40 लाख पे टैक्स नहीं। उस 40 लाख को पता लगा लेंगे इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं, उसके बाद इस मशीन में डालेंगे, तो मशीन में डाला गया है 40 लाख रियल इनकम, अलग अलग मशीन में, 2 लाख वहां, 5 लाख यहां, 20 लाख यहां, 26 लाख यहां, इस तरीके से। और ये मशीन 40 लाख जो है वो बाहर निकालता है। मान लीजिए वो कहता है कि सैलरी है 16 लाख, हाउस प्रॉपर्टी है 4 लाख, पीजीबीपी है 15 लाख, कैपिटल गेन है नेगेटिव
10 लाख और अदर सोर्सेज है मान लेते हैं 9 लाख, यानी आपने सच में तो पूरे साल में 40 लाख कमाए, लेकिन जब आप मशीन में डालते हो तो मशीन आउट कर रहा है 16, 4, 15, -10 और 9। इसका मतलब जब हम इन सब को इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा करके जो आएगा उसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल। ₹40 लाख पे तो टैक्स नहीं देना। ये जो इकट्ठा होगा, वैसे इकट्ठा करना आपको नहीं आता है, मैं बता दूंगा इकट्ठा करना। इकट्ठा होके आएगा 44 लाख। आप बात कर रहे हो सर, मशीन में डाला 40 निकल गया 44, भाई हो सकता है। कई बार मशीन में डालो 40 और बाहर निकलेगा 0, ऐसा भी हुआ है। तो मशीन में डालने के बाद मशीन जब चलेगा तो वो अपने सॉफ्टवेयर से चलेगा, वो हमारे सॉफ्टवेयर से नहीं चलेगा। क्या बाहर निकाल दे मालूम नहीं। आपको बुरा लग रहा है कि 44 निकल गया, तो कोई बात नहीं, मैं काम कर देता हूं, इसको कर देता हूं 2 लाख। तो अब आपकी इनकम कितनी हो गई, थोड़ा सा आपको मन शांत आपका लगेगा, 37। सर लेकिन एक बात हमको समझ नहीं आ रही। क्यों, क्या नहीं समझ आ रहा? सर आप बार बार जोड़ते समय इसे क्यों छोड़ रहे हो? ये माइनस है तो इसका एडजस्टमेंट भी होना चाहिए ना सर। होना चाहिए, बट आपने पढ़ा नहीं ना सेट ऑफ के रूल्स, तो आपको मालूम नहीं है कि क्या होगा, इसलिए आप इन चक्करों में ना पड़ो। मैंने जोड़ दिया, मुझ पे यकीन करो। तो 40 लाख आपकी रियल इनकम है, इस 40 लाख पे तो टैक्स आपको देना ही नहीं है। उसके बाद जो 40 लाख आप मशीन में डालते हो, वो जो बाहर निकालता है, उसको जब आप जोड़ते हो, सेट ऑफ और क्लबिंग वगैरह के प्रोविजन लगाते हो, उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आपका है 37 लाख, इस पर भी टैक्स नहीं देना। इसके बाद सरकार देती है आपको डिडक्शन, जिसको हम कहते हैं छूट। नहीं समझ आया तो डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब 37 लाख आया ना मशीन से बाहर, 37 लाख आया ना मशीन से बाहर, तो 37 पे टैक्स देना चाहिए ना आपको। जी देना चाहिए। तो एक काम करो, 15 लाख की छूट ले जाओ। क्या 15 लाख? तो सिर्फ 22 लाख बचेगा टोटल टैक्सेबल इनकम, सिर्फ 22 लाख बचेगा। हाँ, तो इस 22 लाख पे लाओ टैक्स दो। तो इस 22 लाख पे टैक्स निकालना है। अरे कहीं ये 22 लाख 245 के परिभाषा में तो नहीं आता, यही है 245 टोटल टैक्सेबल इनकम 22 लाख। सर लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही, हमने सच में कमाया था 40, मशीन में डाला, चलो अलग अलग मशीन में जो जो इनकम बैठ रही थी डाल दिया, मशीन ने बाहर निकाला, कुछ निगेटिव था उसका, आपने पता नहीं क्यों नहीं कुछ किया। अरे मान लो, छोड़ो यार, निगेटिव है ही नहीं, लो निगेटिव के चक्कर में मत पड़ो, कुछ भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा, चलो ठीक है, ठीक है, चलो सर, चलो 0 आ रहा है, तो 16, 4, 20 और 15, 35 और 2 37, 37 लाख आया, यानी कि हमने मशीन में 40 डाला, 37 आया, हमें खुशी हुई, क्योंकि कम आया तो खुशी हुई, हमने सच में तो 40 कमाया है। तो टैक्सेबल अगर कम आ रहा है तो हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। हाँ भगवान करे 37 क्या 30 आ जाए, 20 आ जाए और अच्छा लगेगा। हर कोई चाहेगा रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम कम हो। रियल इनकम मतलब जो कमाया, जो कमा चुके, वो आपसे कोई छीन नहीं रहा, बट मशीन में डालकर टैक्सेबल निकल रहा है, और टैक्सेबल अगर कम आ रहा है तो आपके चेहरे खिल रहे हैं, वाह मजा आ गया। अब सर एक तो गजब की बात नहीं समझ आ रही कि 37 पे भी टैक्स नहीं देना। क्या नहीं देना? सरकार कहती है 15 लाख की छूट ले जाओ। अच्छा सर, ये 15 लाख की क्यों छूट दे रही है सरकार? हाँ, अब आए मुद्दे पर। चाहिए नहीं चाहिए? सर कैसी बात कर रहे हो, खूब चाहिए सर। 15 क्यों, 20 की मिल जाती तो और मजा आता। अरे यार पहले क्यों नहीं बोला? ये लो 20 लाख की छूट। क्या बात कर रहे हो सर? यानी हमने 20 बोला, 20 की छूट दे दोगे? दे दूंगा भाई, फिर बचेगा 17, और 17 पे टैक्स दे दे चल। अरे ऐसे मजाक थोड़ी चल रहा है, आप ऐसे छूट, अरे छूट जो चाहोगे मिलेगा, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वैसे सर? क्या करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है।
5 लेक्चर लगाऊंगा ये बताने के लिए कि क्या करना पड़ेगा इस छूट को पाने के लिए। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, छूट कितना भी मिल सकता है। अरे हद तो ये है कि 37 आ रहा है ना तुम्हारा जीटीआई, क्या बोलते हैं बेटा इसे, क्या बोलते हैं बेटा इसे, जीटीआई, 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 जीटीआई 37 आ रहा है ना। हद तो ये है कि अगर आप चाह लें तो 37 का छूट मिल जाएगा, ये भी हद है, बस आप चाहना चाहिए आपको। सर ये हम कहां पढ़ेंगे, हाँ ये कहां पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं डिडक्शन फ्रॉम जीटी। देखिए ना जो हमने किया वही भाषा लिखा हुआ है, डिडक्शन फ्रॉम जीटी, डिडक्शन फ्रॉम जीटी, इसको कहते हैं डिडक्शन फ्रॉम जीटी। तो 20 लाख पूरा क्या, मैंने क्या बोला, जो चाहोगे वो मिलेगा बेटा। बस ये है कि ये जो चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें हमें 5 लेक्चर लगाने होंगे, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक डिडक्शन सी डिडक्शन से जो चाहो ले जाओ, लेकिन उन सभी डिडक्शन को पाने की शर्तें हैं। भाई फ्री में तो सरकार देगी नहीं, कुछ शर्तें पूरी करो डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन बात मैंने जो दिमाग में डाल दी वो जरूर डला रहने देना कि अगर तुम चाह लो तो पूरे 37 भी डिडक्शन ले सकते हो। सर इसका मतलब कि डिडक्शन जितना ज्यादा टैक्स उतना कम, यस। तब सर डिडक्शन तो टैक्स बचाने का तरीका हो गया, यस। तो सर डिडक्शन चैप्टर जिस दिन हम पढ़ लेंगे 5 लेक्चर, उसके बाद क्या हम लोग भी लोगों को बता पाएंगे आसपास पड़ोस में कि हाउ टू सेव टैक्स, एग्जैक्टली बता पाओगे, लिख के दे दूंगा गारंटी। जिस दिन डिडक्शन के चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए, यू आर एबल टू एडवाइज अदर हाउ टू सेव टैक्स। ये बात और है कि जब तुम एडवाइस दोगे तो आपका पड़ोसी कहेगा शाबाश बेटा अच्छा पढ़ रहे हो, गुड गुड गुड, जाओ जाओ। अपने पिताजी को ही एडवाइस दे देना, अभी आ रहा है ना 23-24 की इनकम पर टैक्स देना है ना, अभी आ रहा है रिटर्न फाइलिंग की डेट, आपके पिताजी भी आईटीआर फाइल करेंगे, आप देना एडवाइस की डिडक्शन ये वाला लिया, वो वाला लिया, ऐसा लिया। वो कहेंगे अच्छा चुप रहो, ढंग से पढ़ाई किया करो। तो पढ़ के तो बता रहा हूँ, ठीक है जाओ जाओ, शाबाश बढ़िया पढ़ो जाओ। अरे तो हमारी सुन क्यों नहीं रहे बच्चे, अभी जाओ, पता नहीं क्या बोल दोगे। यानी भरोसा नहीं है समाज को आपके ऊपर, ये अलग बात हो गई। फैक्ट ये है कि जो समाज पैसे देकर मुझसे एडवाइस लेंगे, उनको मेरे ही बच्चे वही एडवाइस दे रहे हैं, फ्री में नहीं मानते। सबसे इंटरेस्टिंग पूरे इनकम टैक्स में कोई चैप्टर है तो वो है डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, बिकॉज ये क्या है, हाउ टू सेव टैक्स। एक बार जान गए तो इसको पढ़ने के बाद लोग एडवाइस कहते हैं चलो मत सुनो, समाज ना सुने, यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब पे डालना शुरू कर देते हैं, हम बताते हैं टैक्स कैसे बचाना है, हम बताते हैं टैक्स कैसे बचाना है, हम बताते हैं टैक्स। हजारों यूट्यूब के वीडियो बन गए इसको पढ़ने के बाद, अपने सामने चैनल में बना दिया, हम बताते हैं हम बताते हैं हम बताते हैं। अब तो सुनना पड़ेगा समाज को, मानो ना मानो। अब यूट्यूब में कुछ आ जाता है तो समाज बड़ा ध्यान से सुनता है, यूट्यूब चैनल से बोला हुआ, अरे वो वही बच्चा बोल रहा है पड़ोस में बैठा था, तुमने सुनी नहीं उसकी। ओके, तो बताइए सबसे पहले 224 के पास जाकर हम इनकम को रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कौन सी इनकम है। सेक्शन 5, 6, 7, 9 DTAA की मदद से वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं पता लगाएंगे। जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है उसको सेक्शन 14 में क्लासिफाई कर देंगे, किस मशीन में डालना है, मशीन में डाल के मशीन चलाएंगे। सर ये वो बार आप मशीन चलाते हो लेकिन बताते नहीं हो कैसे चलेगा। बेटा इसी को चलवाने में तो पूरा सिलेबस है। सैलरी की मशीन कैसे चलती है 6-7 लेक्चर, हाउस प्रॉपर्टी 5 लेक्चर, कैपिटल गेन 8-9 लेक्चर, पीजीबीपी 10 लेक्चर, अदर सोर्सेज 2 लेक्चर। फिर जब इस मशीन से बाहर निकलेगा टैक्सेबल, तो वो टैक्सेबल से सेट ऑफ और क्लबिंग उसमें 3-4 लेक्चर। फिर आ जाएगा जीटीआई, जीटीआई के बाद 5 लेक्चर, तब आएगा टीटीआई। और टीटीआई एक बार आ गया बेटा तो इस पे टैक्स कैसे निकाला जाए उसमें तो 2-3 लेक्चर लगे। हम शुरुआत ही नीचे से करेंगे, टैक्स निकालने से। अगली क्लास में आपको टीटीआई में दूंगा, कैलकुलेटर तैयार रखना, टैक्स निकालना सिखाऊंगा। यानी पहले मैं टैक्स निकालना बच्चे को सिखाता हूं कि टैक्स कैसे निकाले।
तो मैंने जो बात कही, क्या वो बात यहां सामने नजर आ रहा है आपके? सैलरी के मशीन का सॉफ्टवेयर है 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी के मशीन का सॉफ्टवेयर है 22 से 27, पीजीबीपी का सेक्शन है 28 से 44 डीबी, कैपिटल गेन 45 से 55 ए, अदर सोर्सेस 56 से 50। जब आप ये मशीन चला रहे होते हैं तो आपको एक सेक्शन 10 का भी ध्यान रखना है। सेक्शन 10 सभी मशीन पे अप्लाई होता है। सर आपने तो काट दिया, अरे काटा नहीं, अप्लाई करवाया। सेक्शन 10 कहता है इनकम एग्जम्प्ट, और सिंस जो इनकम सरकार एग्जम्प्ट कर देती है उसे हम मशीन से बाहर नहीं आने देंगे। तो मशीन चलते समय सभी मशीनों में सेक्शन 10 समान रूप से लगता है। हर मशीन में सेक्शन 10 का सॉफ्टवेयर डला होता है। तो जब आप रॉ डालते हैं, रियल इनकम डालते हैं मशीन में, और मशीन जब चलता है तो मशीन के अपने सॉफ्टवेयर 15 से 17, 22 से 27 ये तो लगेंगे ही, लेकिन ये सेक्शन 10 सभी मशीन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। सेक्शन 10 मोर देन 50 से ज्यादा आमदनी की लिस्ट देता है, जो इनकम हमारे देश में टैक्सेबल ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एम्प्लॉय रिटायर होता है गवर्नमेंट जॉब से और उसको पेंशन दी जाती है, तो ये पेंशन टैक्सेबल है, इट इज ट्रू। आदमी गवर्नमेंट जॉब से जब रिटायर होता है तो पेंशन दी जाती है, ये पेंशन टैक्सेबल है, इट इज ट्रू। लेकिन अगर वही आदमी वीर चक्र प्राप्त कर चुका है 26 जनवरी को, वीर चक्र राष्ट्रपति देते हैं, 26 जनवरी को वो प्राप्त कर चुका है, और ऐसे व्यक्ति जब रिटायर होंगे गवर्नमेंट जॉब से तो उनके पेंशन को सरकार एग्जम्प्ट कर देती। सिमिलरली अगर कोई यूनियन आर्म फोर्स के जवान शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए, सरकार उनको नमन करती है और उनके पेंशन, उनके जो लीगल हेयर हैं जो प्राप्त करेंगे, उनके हैंड में एग्जम्प्ट करती है कि टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ऐसे ही वेरियस इनकम है मोर देन 50 जिस पर सरकार कहती है हम इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, इट शुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो सभी इनकम के पीछे लॉजिक है कि क्यों एग्जम्प्ट किया सरकार ने, वो सब हम पढ़ेंगे, हमारे कोर्स का पार्ट है। तो ये सभी हेड्स में है, हर हेड में सेक्शन 10 पढ़ते हैं, सैलरी में भी पढ़ते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, हर जगह सेक्शन 10 का छिड़काव है। छिड़काव सेक्शन 10 सभी मशीन में समान रूप से अप्लाई होता है, इसीलिए लिखा है आफ्टर एग्जम्पशन। इसको अप्लाई करने के बाद वाइल कंप्यूटिंग टू टैक्सेबल इनकम फ्रॉम 5 हेड्स, क्लबिंग प्रोविजन और सेटअप प्रोविजन भी लगाना है। क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन 60 टू 65 में है और सेट ऑफ प्रोविजन 70 टू 80 में दिया। इसके बाद हम पहुंचते हैं जीटीआई पर, और तब हमें सरकार देती है डिडक्शन, छूट, जो हमारे लिए मजेदार होता है। ये छूट 80C से 80U तक के सेक्शन में फैला हुआ है, जो हम पढ़ेंगे। तब आता है टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल इनकम। यही था 245 जहां हमने पहले ही गलती से एंट्री कर ली और 245 के घर नहीं पहुंच गए थे। बताइए टैक्सेबल इनकम हो गया। अरे वो भाई सेक्शन 5 के पास जा, पहले सेक्शन 5 ने कहा पहले सेक्शन 224 से इनकम तो लेकर आओ, तो पहले 224 उस इनकम को सेक्शन 5 के पास लेकर गए। 5, 6, 7, 9 और DTAA की मदद से इनकम विच इज टैक्सेबल इन इंडिया पता चला। उसके बाद हम सेक्शन 245 के घर में जाकर उनको क्लासिफाई किया, 5 हेड्स में एलोकेट किया, मशीन चलाया, फिर टैक्सेबल इनकम आया, फिर उसको एग्रीगेट किया, क्लबिंग लगाया, सेट ऑफ लगाया, जीटीआई आया, डिडक्शन दिया, तब टीटीआई आया। इस टीटीआई पर आपको टैक्स निकाल। बोलिए सर, यहां तक कुछ भेजे में बात आई? ये वही हिस्सा था
जो मैंने डिफिकल्ट कहा था वो डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो गया। यहां तक भेजे में कुछ बात आई? प्रतीक प्रजापति बताइए। यार चैट बार बार गायब हो जाता है, लाइव चैट ये नहीं पता। बार बार हो रहा है। तन्मय वेरी गुड। बाकी सब स्टूडेंट बताइए क्या आपको यहां तक बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हमारे पास क्या है, रोड मैप। ये एक तरीके से हमारा रोड मैप हुआ जिसमें हम जान पाए कि हम टीटीआई तक कैसे पहुंचेंगे और इसके बाद टैक्स निकाल। अब मुझे बताइए ये सारा प्रोसेस आप प्रीवियस ईयर में करेंगे या असेसमेंट? सभी बच्चे जवाब दीजिएगा प्लीज। ये सारा प्रोसेस पीडीएफ तो आपको मिल गया होगा बेटा। थैंक यू। बताइए ये सारा प्रोसेस आपने यहां पर पैसा कमाया, ये सारा प्रोसेस इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन है प्रतीक? बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा मैं। 98 सेक्शन है, लेकिन ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात। बता तो दिया सर आपने, बेवकूफ बनाने की बात। क्योंकि जब आप सेक्शन 40, एक सेक्शन उदाहरण लिया 40, तो फिर सेक्शन 40A भी है। जब आप सेक्शन 43 लेते हैं तो 43A, 43AA, 43B, 43C, 43D, 43 यहां तक है। आप वैसे तो 1 to 298 जोड़ रहे हैं आप, लेकिन इसको भी तो जोड़ेंगे। बिल्कुल आप इसको डिस्कस ही नहीं करते। आप ये समझ सकते हो आपके कोर्स में तो कम है। आप सबने सही जवाब दिया, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। हम असेसमेंट ईयर में ये सारा काम करते हैं, प्रीवियस ईयर में हम कुछ भी नहीं करते। प्रीवियस ईयर में हम सिर्फ पैसा कमाते हैं। पैसा कमा लिया, अब ये हमारा असेसमेंट ईयर आ गया जी। सबसे पहला काम क्या करते हैं असेसमेंट ईयर में? हम सबसे पहला काम करते हैं प्रीवियस ईयर की टीटीआई निकाल के उस पर टैक्स निकाल। यह पहला स्टेप। तो असेसमेंट ईयर में स्टेप नंबर 1 क्या होता है? प्रीवियस ईयर की इनकम को, वही पूरी कहानी जो अभी हमने सुनी थी, 224 के पास ले जाओ, 5 के पास ले जाओ, वैसा 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 करके टीटीआई टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। स्टेप नंबर 1 पहला कार्य ये करते हैं। दूसरा काम करते हैं, जो टैक्स हमने निकाला उसको पे करते हैं। और तीसरा काम हम करते हैं, सरकार को इन्फॉर्म करते हैं, आईटीआर। बताइए असेसमेंट ईयर में पहला काम क्या करते हैं? हम अपनी टीटीआई निकाल के टैक्स निकालते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? वो टैक्स जो हमने निकाला जमा करा दे।
टैक्स कैसे जमा होता है? आज की डेट में ऑनलाइन ही जमा होता है 99.99% के। लेकिन आप चाहें तो बैंक में जाकर चालान 280 भर के इस टैक्स को जमा करवा सकते हैं। चाहें तो ऑनलाइन आप 280 चालान भरें और जमा करवा दें। इनकम टैक्स के वेबसाइट पर जाएं, टैक्स पेमेंट का बनाया हुआ है सेक्शन, वहां पे पेमेंट का को क्लिक करें। वो बैंक को लिंक करेगा, वो पूछेगा कि आप नेट बैंकिंग या किस तरीके से पे करना चाहते हैं, वहां से कनेक्ट करेगा आपके बैंक को, आप लॉगिन करेंगे और पेमेंट। तो आप दो तरीके से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं, एक तो मैनुअली और दूसरा 99.99% ऑनलाइन करते हैं। तीसरा काम करते हैं आप टैक्स जमा कराने के बाद, टैक्स जमा कराने के, याद रखिएगा, टैक्स जमा कराने के तीसरा काम करते हैं सरकार को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर। इनकम टैक्स रिटर्न जिसमें आप ये बताते हैं सरकार को कि मैंने टीटीआई कैसे निकाला। इनकम टैक्स रिटर्न के 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से, 1 2 3, समझ लीजिए ABC। पहले हिस्से में आप अपनी जानकारी देते, मेरा ये नाम है, मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर ये है, मैं इंडिया का रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हूं, मेरा प्रीवियस ईयर ये है, असेसमेंट ईयर ये है, मेरे बैंक का नाम ये है, बैंक का अकाउंट नंबर ये है, आधार नंबर ये है, अपनी पूरी जानकारी देते। बी पार्ट में आप बताते हैं कि आपने टीटीआई को कैसे निकाला, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली, ये डिटेल बताते हैं ताकि इनकम टैक्स विभाग ये देख सके कि कहीं आपने गलत मशीन तो नहीं चला दी। और तीसरे पार्ट में आप उनको जानकारी देते हैं कि मेरा जो टैक्स 90,000 रुपए बना, मेरा जो टैक्स 90,000 रुपए बना, उसमें पहले ही टीडीएस आप लोगों ने काट लिया है 30,000, कुछ एडवांस टैक्स मैंने जमा करा दिया था पहले ही 10,000, तो 50,000 रुपए हम आपको जमा करा रहे हैं। और टीडीएस मेरा कैसे कटा है उसकी डिटेल बता रहे हैं, एडवांस टैक्स मैंने कैसे जमा कराया उसकी डिटेल बता रहे हैं, कुल मिला के 90,000 आप तक कैसे पहुंचा उसकी हम डिटेल। तो सी पार्ट में इस 90,000 की आप डिटेल बताते हो कि टीडीएस कट गया था मेरा 30,000, उस कंपनी से पैसे आने थे उसने काट लिए, एम्प्लॉयर ने काट लिए, आपको जरूर उन लोगों ने जमा करा दिया होगा मेरे नाम से, तो टीडीएस की जानकारी दे देते हैं। एडवांस टैक्स मैंने खुद ही जमा कराया, सरकार एडवांस टैक्स का प्रोविजन बनाती है, टैक्स पेयर को मोटिवेट करती है कि आप देश की तरक्की में हाथ बटाएं, असेसमेंट ईयर का इंतजार क्यों कर रहे हैं, आपको अंदाजा लग चुका है कितना टैक्स आपका बनता है, क्यों ना आप प्रीवियस ईयर में ही कुछ इंस्टॉलमेंट्स आपके लिए हम बना देते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट प्रीवियस ईयर में ही हम बना देते हैं, उस इंस्टॉलमेंट के जरिए आप अपना एडवांस टैक्स जमा करा दे प्रीवियस ईयर में ही। सर कुछ बदतमीजी सी नहीं फील हो रही है? हो तो रही है बेटा, कम वक्त प्रीवियस ईयर में मैं क्यों टैक्स दूं? सर ने तो पढ़ाया था टैक्स असेसमेंट ईयर में देते हैं। सरकार ने कहा देखो असेसमेंट ईयर में तो देते ही हैं, लेकिन आप कौन हो? अमिताभ बच्चन? आप कौन हो? शाहरुख खान, सलमान खान? आप कौन हो? विराट कोहली? अच्छा लगता है आप भीड़ में खड़े होकर अपना टैक्स दीजिएगा? अरे भाई आप बड़े टैक्स पेयर हो। हाँ वो तो मैं देखा, फील करो और देश की तरक्की में जरा हाथ बढ़ाओ, एडवांस में टैक्स दे दो प्रीवियस ईयर के एंड से पहले। लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही, प्रीवियस ईयर के एंड से पहले हमको कैसे पता चलेगा हम कितना कमा रहे हैं? एग्जैक्टली अंदाजा लगा के लास्ट ईयर के डेटा को उठाइए, अंदाजा लगाइए और मोटा मोटा टैक्स दे दीजिए। हमने कब कहा फाइनल टैक्स है ये? कुछ दे दीजिए। तो क्या हमारे देश में एडवांस टैक्स भी लोग जमा करा देते हैं? टीडीएस आपका कट जाता है, जिसकी डिटेल चर्चा हम फिर किसी दिन किसी क्लास में, मे बी अगली क्लास में, मे बी इसके बाद करेंगे। टीडीएस और एडवांस टैक्स की दोबारा चर्चा करें। मेरा कहना यह है कि टीडीएस आपका प्रीवियस ईयर में ही कट जाता है, एडवांस टैक्स आप प्रीवियस ईयर में ही जमा करा देते हो, थोड़े बहुत जो भी जमा कराते हो। असेसमेंट ईयर में आप जो फाइनल टैक्स जमा कराते हो उसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट।
उसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो मेरा कहना यह है कि हम असेसमेंट ईयर में पहला काम करते हैं ईटीआई टैक्स लायबिलिटी निकाल, दूसरा काम करते हैं टैक्स ड्यू। टैक्स ड्यू जो हमारा बना, यानी टैक्स लायबिलिटी में हम टीडीएस अगर घटा दें, अगर एडवांस टैक्स माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा और कितना बचा हुआ टैक्स देना है, वो टैक्स देना। और तीसरा काम करते हैं रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स रिटर्न में ए पार्ट में आप अपनी डिटेल देते हैं, बी पार्ट में आप बताते हैं कैसे निकाला है टीटीआई टैक्स लायबिलिटी, सी पार्ट में आप बताते हैं कि हमने पैसा आप तक कैसे पहुंचा। आईटीआर के कुछ फॉर्म्स हैं, नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन कुछ फॉर्म्स हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये आप देख सकते हो। और ये फॉर्म किसको भरना है इसके आगे मैंने मेंशन किया हो। अभी इसके बारे में आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब कोर्स आगे बढ़ेगा और चीजों को समझने लगोगे तो पलट के जब यहां आओगे तो तुम्हें लगेगा अच्छा अच्छा अब हमें समझ आ, कुछ ऐसी बात। ठीक है बेटा, तो बेसिक कंसेप्ट हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीट कर दिया, एक्सेप्ट टीडीएस में थोड़ा और मैं चाहता हूं कुछ बताऊं, और एडवांस टैक्स में थोड़ा सा और। तो इनको छोड़कर हम कह सकते हैं कि हमने बेसिक कंसेप्ट पूरा कर लिया। कल की क्लास में हम टैक्स की कैलकुलेशन सीखेंगे, नया टैक्स रेजीम आया है, पुराने टैक्स का क्या करना है, वो सारी चीजें हम। तो टफ तो था आज, पहले बोला था मैंने आज वाला ये हिस्सा टफ है, लेकिन आपको कितना मजा आया, कितना समझ आया, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा, बताइए। और इसी के साथ आज की सभा की समाप्ति। डिटेल तो आप अनअकैडमी से ले सकते हैं कि बुक की हार्ड कॉपी का कैसे, सॉफ्ट कॉपी, बाकी बैच की डिटेल आपको पता ही है। विपुल बहुत बहुत आशीर्वाद है। अरे तो तुम मुझसे फोन पे बातें कर लेता, मुझे भी अच्छा लगा ये सुनकर। इतने पुराने स्टूडेंट, पुरानी यादें ताजा कर दी आपने। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट को देख, थैंक यू सो मच। लास्ट ईयर में तो वो एक आतंकवादी घुस गया था ना, गड़बड़ कर रहे थे ना चैट में, आज वो नहीं है भाई। आज अच्छी अच्छी बातें आपने की। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।